महसूस करते हुए चारों की रूह कंपा उठी। वही तब तक आहान और ध्रुव भी वहां आकर खड़े हो गए थे, लेकिन अब वहां कुछ भी किसी के सामने बोलना बेकार था, क्योंकि अरमान पहले ही नानी और बाकी लड़कियों को देख चुका था। फिर अरमान दबंग आवाज में दादाजी की ओर देखकर बोला, यह क्या किया आपने? दादाजी, आप ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई इस सिंघानिया मेंशन में लड़कियां लेकर आने की? मैंने आपसे साफ साफ कहा था ना कि मैं किसी से कोई शादी नहीं करूंगा, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मुझे लड़कियों के नाम से नफरत है। फिर आप लड़कियां यहाँ लेकर क्यों आए, वह भी सिंघानिया मेंशन के अंदर? अब जैसे ही अरमान सख्त लहजे में दादाजी पर बरसा, वैसे ही सब लड़कियों के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। वहीं आहान ने तो अपने उंगलियों को दांतों तले दबा लिया था। कहीं ना कहीं वो रोने की एक्टिंग करते हुए धीरे से बड़बड़ाया, ये क्या हुआ? चलो, मुझे समझ में आता है कि अरमान भाई अपनी वाली को भूल गए हैं, लेकिन अरमान भाई इस तरह से मेरी वाली को कैसे भूल सकते हैं? और मेरा बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है, वो उसे कैसे भूल सकते हैं? जैसे ही आहान ने यह कहा, वैसे ही ध्रुव ने तमतमाते हुए उसका मुंह भींच दिया और उसे डांटते हुए धीरे से फुसफुसाया, बिल्कुल नहीं, तू आज कुछ नहीं बोलेगा, तू आज पूरी तरह से स्टैच्यू की तरह खड़े रहेगा। तभी आकाश और सुमित तुरंत आगे आते हैं और अरमान को देखकर बात संभालते हुए बोले, अरमान, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, 1 मिनट, तुम यहाँ आओ, हम तुम्हें सब समझाते हैं। यह बोलकर आकाश और सुमित अगले ही पल अरमान को सभी लड़कियों के सामने ले आए और धीमी आवाज में उसे बताते हैं, यह सब लड़कियां गांव से आई हैं और ये नानी माँ है अरमान, जिन्होंने तुम्हारे पिता की जान बचाई थी। क्या तुम्हें याद नहीं? शायद अभी तुम इन्हें याद नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात अब ध्यान से सुनो। सर पर चोट लगने की वजह से तुम अपनी कुछ यादें खो चुके हो। कहीं ना कहीं आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान ने आपस में बैठकर पहले ही डिस्कशन कर लिया था कि उन्हें अरमान को यह सच बताना होगा कि उसने अपनी याददाश्त खो दी है। पर वो सब आस्था, अंश और बाकी सभी के बारे में उसे याद दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अरमान अभी भी 2 साल पहले की तारीखों में उलझा हुआ था, और अगर उसे ये बातें याद दिलाई गईं तो शायद उसे शक हो जाए कि सच क्या है क्या नहीं। अरमान से सच छुपाना तो संभव नहीं था, पर फिर भी उन्होंने ये कोशिश की उसे ज्यादा तकलीफ न हो। उन्होंने उसे साफ कह दिया था कि उसकी यादों में कुछ हिस्सा खो गया है, और यही काफी था। अब ये सुनकर अरमान बिना किसी हाव भाव के उन्हें एक हद तक देखता रहा। तभी आकाश ने अरमान की आंखों में देखकर हर एक शब्द पर जोर देते हुए उसे धीरे से समझाना शुरू किया, वो देखो, तुम्हारे पिता अभिमान सिंघानिया और ये नानी माँ और ये इनकी 3 बेटियां हैं जिन्होंने मिलकर तुम्हारे पिता की जान बचाई थी, इसीलिए दादाजी ने इन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे रखी है। तो प्लीज तुम बिल्कुल भी यह मत सोचो कि इनके यहाँ रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। तभी सुमित ने रौनक को चुपके से इशारा किया। आकाश की बातों का मतलब समझते हुए रौनक, राधिका और वंशिका अरमान को आश्चर्य से देखते हुए तुरंत अरमान के पास आई और उसका हाथ पकड़कर चिंतित होकर बोली, अरमान भैया, ये आपको क्या हो गया? हमने सुना कि आपके सर में चोट लगी थी, तो शायद इसीलिए आप हमें भूल गए हैं, लेकिन आप हमारे बड़े भाई हैं, आपने हमें खुद यहाँ अपनी मर्जी से रहने की इजाजत दी थी। वहीं वंशिका भी हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ भैया, आपने ही हमें यहाँ रहने की इजाजत दी थी। राधिका चिंता भरी हुई आंखों से अरमान को देखते हुए बोली, अरमान भाई, आपने तो कहा था आप हमारे बड़े भाई हैं। अब अरमान की नजर अचानक रश्मि पर पड़ी। अरमान रश्मि को अच्छी तरह जानता था। अरमान की नजरों में खुद के लिए सवाल को भांपते हुए रश्मि ने खुद को संभाला और धीमी आवाज में उसे समझाया, अरमान, तुम्हारे पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए तुमने मुझे भी यहाँ रहने के लिए कहा था ताकि मैं भी कुछ दिनों के लिए यहाँ रहकर उनका इलाज कर सकूं, इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। जैसे ही तीनों लड़कियों ने अरमान को भैया कहा और रश्मि ने भी अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो उन सब की बातें सुनकर अरमान एक पल के लिए दंग रह गया। उसने तुरंत अपना सर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, अगर मैंने तुम सबको को यहाँ रहने की इजाजत दी है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अचानक उसने ऊंची आवाज में टाइगर को पुकारा, टाइगर। अगले की पल अरमान के सामने मौजूद था। तब अरमान उसे कोल्ड वॉइस में ऑर्डर दिया, जाकर पता लगाओ किसने मेरे सर पर हमला किया था, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर छुपकर हमला करने और अरमान सिंघानिया की यादों के साथ खेलने की। अरमान को बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने आकाश की ओर तिरछी नजरों से देखकर रूखेपन से कहा, चाहे सिचुएशन कोई भी हो आकाश, फिर भी मुझे सिंघानिया मैंशन में लड़कियां को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए इन लड़कियों को अच्छी तरह समझा दो कि ये मेरे सामने आने की कोशिश न करें। ये वार्निंग अरमान ने डेंजरस तरीके से दी थी, लेकिन अपने पिता अभिमान जी को सामने देखकर अगले ही पल उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ। फिर वो अपने पिता के पास चला आया और उनके चेहरे को छूते हुए फिर दादाजी की ओर देखकर बेपरवाही से बोला, दादाजी, आपका बेटा जिंदा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आपका बेटा जिंदा है। ये कहते हुए अरमान के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। वहीं अभिमान जी अरमान का ऐसा अंदाज देखकर काफी हद तक चौंक गए थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि अरमान अजीब सा बर्ताव कर रहा है। उसकी स्टाइल में उसके अंदर का ऑब्सेशन साफ झलक रहा था। वहीं अरमान अभिमान जी के कपड़े साफ करते हुए कुछ उखड़े अंदाज में बोला, अपना ध्यान रखिएगा, दादाजी आपको बहुत प्यार करते हैं। अरमान ने जानबूझकर अपनी किसी तरह की फीलिंग या इमोशन सबके सामने जाहिर नहीं की थी, क्योंकि उसके अंदर का डेविल किंग इमोशन लेस था। फीलिंग और इमोशंस के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। वहीं तुरंत आकाश ने ध्रुव को कुछ इशारा किया। तब ध्रुव ने अरमान से कहा, भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपको बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा। वैसे भी ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, बहुत जल्दी आप ठीक भी हो जाओगे। अब जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, वैसे ही अरमान अभिमान जी से हटकर तुरंत ध्रुव को टेढ़ी नजरों से देखने लगा और एकदम से उस पर बरस पड़ा। ध्रुव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की, और तुम कब से मेरे सामने जुबान चलाने लगे? अब जैसे ही अरमान ने ठंडी आवाज में यह सवाल किया, वैसे ही ध्रुव तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। अरमान सबको अनदेखा करके तमतमाते हुए चिल्लाया, राजेश, मेरे कमरे में ब्लैक कॉफी लेकर आओ।
यह कहकर अरमान लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया। वहीं सभी लड़कियां आश्चर्य से मुंह खोले अरमान को जाते हुए एक तक देख रही थीं। वहीं रौनक तो खुद को रोक नहीं पाई और मुंह पर हाथ रखकर एकदम से ठिठक कर बोली, बाप रे, ये क्या हुआ? अरमान भाई इतने ज्यादा खतरनाक कैसे हो गए? अरमान भाई को ऐसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। वहीं वंशिका और राधिका ने भी उसकी बात से सहमत होते हुए हामी भरी। क्या वाकई में अरमान भाई इतने खतरनाक थे जिन्हें आस्था ने अपने प्यार से ठीक कर दिया था? कोई इतने खतरनाक इंसान के साथ कैसे प्यार कर सकता है? कैसे रह सकता है? वाकई आस्था में बहुत हिम्मत है। वहीं रश्मि एकदम से हंसते हुए बोली, क्या हुआ? तुम लोग अरमान की केवल एक ही साइड देखकर डर गए? मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वह अच्छों के लिए अच्छा है लेकिन बुरों के लिए बहुत ज्यादा बुरा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसे कि सुमित ने बताया है, हमें बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करना होगा। और हाँ, अरमान के सामने जल्दी से आने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? अरमान को तुमने भाई बोलकर बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम सब उसे भाई नहीं बोलते तो वह तुम्हें भी उठाकर यहाँ से बाहर फेंक चुका होता। रश्मि की बात सुनकर सभी लड़कियों के चेहरे अचानक से ठिठक गए और सब एक दूसरे की ओर घबरा कर देखने लगी। वहीं नानी माँ अरमान का बदला हुआ रूप देखकर बुरी तरह से दहाड़े मार मारकर रोने लगी थी और हिचकी लेते हुए चिल्ला रही थी, अरे मेरे दामाद जी को ये क्या हो गया? मैं क्या करूं? मेरी गोरी, अब उसका क्या होगा? मेरी गोरी, मैं अपनी गोरी को अब क्या जवाब दूंगी? मैंने तो उससे कहा था कि मैं उसके पति का पूरी तरह से ध्यान रखूंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब क्या होगा मेरी गौरी का? मैं उसको अब क्या जवाब दूंगी? ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नानी अरमान को ऐसे रोते हुए देखकर आहान भी सुबक पड़ा और एक बार फिर वो नानी माँ के गले से लग गया। एज यूजुअल उसका भी रोना शुरू हो गया। वहीं एक बार फिर आहान को रोते हुए देखकर ध्रुव ने अपने माथे पर हाथ मार लिया और चिढ़कर बोला, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर कोई और भी था जो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख चुका था। वह कोई और नहीं बल्कि वीर रामचंद्र था। ये सब कुछ जानने के बाद उसकी टांगें अपने आप ही कंपने लगी थीं और बिना देरी किए वो सीधे वसुंधरा के साथ ये सारी बातें शेयर कर चुका था। अब तो वसुंधरा को जैसे यह पता चला कि अरमान अपनी यादें खो बैठा है तो वैसे ही वह पूरी तरह घबरा गई और एकदम से ठिठक कर बोली। पहले वाले अरमान को बेवकूफ बनाना बहुत आसान था क्योंकि वह इमोशनल फूल था। उसके अंदर प्यार मोहब्बत के इमोशंस आ चुके थे, लेकिन इस हार्टलेस अरमान के सामने अगर हम लोग जाएंगे तो वह हमें गोलियों से भून डालेगा। यह सोचते ही कहीं ना कहीं वसुंधरा पूरी तरह डर गई थी और वीर भी पूरी तरह घबरा रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त दादाजी वहां आए और उन दोनों की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोले, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम दोनों क्या सोच रहे होगे और मेरा यकीन मानो, हमें भी तुम दोनों की जान की उतनी ही परवाह है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अब क्या करना है। ये बोलकर उन्होंने गहरी सांस ली और अपने शब्दों में वीर और वसुंधरा को कुछ समझाना शुरू किया कि उन्हें अरमान के सामने जाने पर क्या कहना है और कैसे रिएक्ट करना है। उसके बाद दादाजी वहां से सीधे अभिमान जी के पास चले आए। वहीं अभिमान जी दादाजी की तरफ देखते हुए एकदम गंभीर स्वर में बोले, आज जब अरमान मेरे करीब आया तो उसके अंदर पहले वाली फीलिंग नजर नहीं आई। अरमान की बातों में वो प्यार नजर नहीं आया जो कुछ दिनों पहले नजर आता था। इस वक्त मुझे काफी बेचैनी महसूस हो रही है और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। उनकी बात सुनते ही दादाजी अभिमान जी को शांत कराते हुए अगले ही पल बोले, मैं जानता हूँ कि तुझे इस वक्त कैसा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे बेटे को मैंने ऐसे ही बड़ा होते हुए देखा है। अब कुछ दिन तुम भी सहन करो। देखो मैंने क्या क्या सहा है तुम्हारे लिए। वह बचपन से ही ऐसा था। वह तो आस्था बिटिया थी जिसने उसे बदल कर रख दिया था, लेकिन अब आस्था बिटिया का सहारा भी नहीं है, वह उसे भी भूल चुका है। अब पता चला तुम्हें मैंने तुम्हारा कितना सड़ूस बेटा पाला है, लेकिन मैं भी उसका दादा हूँ। जल्द ही उसे पहले की तरह सुधार दूंगा। जैसे अभिमान जी को थोड़ा शांत करने के लिए दादाजी ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया तो ये सुनकर अभिमान मुस्कुरा दिए और अपने पिता को गले लगाकर बोले, माफ करना पिताजी, मुझे नहीं पता था कि आपको इस उम्र में इतना सब कुछ सहना पड़ा था। दादाजी ने मुस्कुराकर उनकी पीठ पर 2 बार थपथपाया और आश्वासन देते हुए बोले, अब तू शांत हो जा, चिंता मत कर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन आस्था बिटिया वापस आएगी उसी दिन शायद अरमान की याददाश्त भी वापस आ जाएगी, तो तू चिंता मत कर। तब अभिमान जी हाँ में सिर हिलाकर बोले, लेकिन क्या हम सब अरमान को इस रूप में एक्सेप्ट कर पाएंगे? मुझे इस बात की चिंता है। पिताजी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। कहते हुए अभिमान जी रो पड़े। अभिमान जी की बातें कहीं ना कहीं दादाजी अच्छी तरह समझ रहे थे और वह जानते थे कि अभिमान जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब तक सभी को अरमान की सॉफ्ट साइड देखने की आदत हो गई थी। अरमान का बुरा बर्ताव, अरमान का रौद्र व्यवहार न जाने कितनों के दिलों को तोड़ने वाला था और अब सभी को सब्र से काम लेना था। फिलहाल दादाजी ने आह भरते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब इस मुसीबत से जरूर निकलेंगे। पूरे परिवार की तरह हमें इस मुश्किल सिचुएशन से लड़ना होगा। फिलहाल वहीं दूसरी ओर इस वक्त नानी माँ के कमरे में आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, साथ ही साथ 4 लड़कियां मौजूद थी। अब 4 कपल्स मुंह लटकाकर खड़े हुए थे। वहीं नानी उन लोगों को देखकर एकदम से बोली, आप लोगों ने दामाद जी बता दिया कि ये तीनों मेरी बेटियां हैं और अब ये तीनों मेरे साथ ही रहेंगी, लेकिन अब ये मेरे साथ नहीं रहेंगी तो दामाद जी को शक हो सकता है कि हमने उनसे किसी तरह का कोई झूठ बोला है। और फिर जैसा कि आप जानते हैं दामाद जी हमें यहाँ से इस वक्त बाहर भी निकाल सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस हालत में रौनक बिटिया और रश्मि का इस घर से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। जैसे ही नानी ने यह कहा वैसे ही आकाश और आहान के साथ ही साथ सुमित और ध्रुव के चेहरे एकदम से ठिठक गए, क्योंकि अपनी अपनी बीवियों के बिना भला वे लोग कैसे सो सकते थे। अपनी अपनी बीवियों के बिना उन्हें सोने की आदत नहीं थी। वही रौनक तो खुद को रोक नहीं पाई और तपाक से बोल पड़ी, लेकिन नानी माँ
मुझे तो रात को आहान से अपने पैर दबवा कर सोने की आदत है, तो फिर मैं उसके बिना कैसे सोऊंगी। जैसे ही रौनक ने बिना हिचक के ये जवाब दिया, वैसे ही आहान रौनक को गुस्से से घूरने लगा। वही रश्मि, राधिका और वंशिका तीनों हिचकिचाते हुए मुस्कुरा दी। आकाश, ध्रुव और सुमित भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए यहाँ वहां अनजान बनते देखने लगे। आहान रौनक को आंखें दिखाकर जल्दी से बोला, हवा हवाई, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे कैसे सबके सामने हमारी पर्सनल और प्राइवेट बातें शेयर कर सकती हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आहान ने रौनक को डांटना शुरू कर दिया। वही रौनक बेचारी सी शक्ल बनाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं छछूंदर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम तो जानते हो ना, आई लव यू।